हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए लेकर आया हूँ बीए सेकेंड सेमेस्टर इतिहास यानी विश्व का जो इतिहास है आपके लिए 1453 से लेकर 1950 तक। ये क्लास रेगुलर के विद्यार्थियों के लिए और प्राइवेट के विद्यार्थियों के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्लास से आपको लगभग एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसा कि पीछे जितने भी एग्जाम हुए हमारी क्लास से या पीडीएफ नोट से क्लास से क्वेश्चन आपके लिए आते हैं 80 से 90%। तो आप क्लास को ट्रस्ट करके अच्छे से देखें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ये क्लास आपकी पार्ट 2 होने वाली है। क्योंकि मैंने इससे पहले लघु उत्तरात्मक क्वेश्चनों की आपके लिए क्लास लगा दी है, जिसके अंदर हम दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और अपने सभी साथियों को शेयर करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी ये जो नंबर दे रखे ना, पीडीएफ के लिए नंबर दे रखा है, यानी आपको पीडीएफ नोट्स लेने हैं तभी आप मैसेज करें, क्योंकि पीडीएफ नोट्स फ्री नहीं है बल्कि उसका शुल्क रखा गया है। तो आप उसी आधार पर मैसेज कर सकते हैं। आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए कि पुनर्जागरण के अर्थ, कारणों एवं इसके कला एवं साहित्य का प्रभावपूर्ण विस्तृत वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों, पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? तो पुनर्जागरण शब्द का अर्थ होता है पुनः जागरण या नव जागरण। यानी यह शब्द विशेष रूप से यूरोप में शब्द विशेष 16वीं शताब्दी के बीच हुए उस बौद्धिक, सांस्कृतिक और कलात्मक आंदोलन को दर्शाता है, जिसमें प्राचीन यूनानी एवं रोमन सभ्यता के ज्ञान, कला और साहित्य का पुनः उदय हुआ था। यह मध्यकालीन अंधविश्वास, रूढ़ियों और धार्मिक संकीर्णता से निकलकर तर्क, विज्ञान और मानववाद की ओर बढ़ने का काल था। इसमें मनुष्य को केंद्र में रखा गया, न कि केवल धर्म या ईश्वर को। इस युग में शिक्षा, कला, विज्ञान, साहित्य में नई चेतना आई थी। फिर इटली के शहर जैसे फ्लोरेंस, वेनिस आदि इसके प्रमुख केंद्र बन गए थे। अगर संक्षेप में बात करें, पुनर्जागरण एक ऐसा युग था जिसमें मानव बुद्धि, स्वतंत्र चिंतन और सृजनात्मकता का विकास हुआ था। फिर दूसरा पॉइंट है कि पुनर्जागरण के कारण की, यानी कैसे सौंप पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण के पीछे कई सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक कारण थे, जिसके अंदर पहला आता है कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन। किसका पतन होता है? कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन होता है 1453 में, यानी जब तुर्कों ने इस पर कब्जा कर लिया था तो वहां के जो विद्वान थे इटली, वो भागे थे। ठीक है। फिर क्या हुआ था? उन्होंने यूनानी जो रोमन ग्रंथ होते हैं वो ज्ञान लाते हैं और उसे यूरोप में क्या होता है, प्राचीन ज्ञान का पुनर्जन्म होता है। आपको मैं शॉर्टली समझाऊंगा और अच्छे से आपको याद भी करवा दूंगा। फिर दूसरा पॉइंट आता है धर्मयुद्ध। धर्मयुद्ध क्या होता है? क्रूसेड, यानी जिसको वहां पर क्रूसेड भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं। यानी धर्म युद्धों के कारण क्या होता है, यूरोप का संपर्क है वो पूरी दूसरे से हो जाता है। फिर इसके अंदर व्यापार हो गया, ज्ञान हो गया, संस्कृति, उसका आदान प्रदान होता है। कुछ नई संस्कृति आती है, कुछ पुरानी चली जाती है। फिर तीसरा पॉइंट होता है व्यापार एवं नगरों का विकास। यानी विद्यार्थियों, व्यापार के बढ़ने से एक नया मध्यम वर्ग विकसित हुआ था। यह वर्ग शिक्षा और कला का संरक्षक बना, जैसे मेडिची परिवार। जैसे कौन सा परिवार? मेडिची परिवार। चौथा आता है छापाखाना का आविष्कार। छापाखाना का आविष्कार यानी उसके द्वारा छापाखाना का आविष्कार किया जाता है। फिर इससे पुस्तकें सस्ती और अधिक संख्या में उपलब्ध हुई और ज्ञान का तेजी से प्रसार हुआ था। पांचवा पॉइंट है मानववाद, ह्यूमनिज्म। यानी मानववाद ने मनुष्य की क्षमताओं, तर्क और स्वतंत्रता पर जोर दिया था। शिक्षा में साहित्य, इतिहास और दर्शन का महत्व भी बढ़ गया था। फिर छठा पॉइंट क्या है? चर्च की कमजोरी होती सत्ता। जैसे कमजोर होती सत्ता कैसे? यानी चर्च के भ्रष्टाचार और कठोर नियमों के कारण लोगों का विश्वास कम हुआ और लोग स्वतंत्र सोच की ओर अग्रसर हो गए थे। फिर आता है वैज्ञानिक खोजें। वैज्ञानिक खोजों के अंदर भी यही सिस्टम है कि वैज्ञानिकों ने पुराने विश्वासों को चुनौती दी और नए आविष्कारों और खोजों में सोच में परिवर्तन लाया था। फिर तीसरा पॉइंट आता है पुनर्जागरण का कला पर प्रभाव। कला पर यानी इंपैक्ट और आर्ट, यानी पुनर्जागरण काल में कला में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए विद्यार्थियों। जिसके अंदर पहला पॉइंट क्या है? यथार्थवाद का विकास। कैसे यथार्थवाद का विकास, यानी कलाकारों ने चित्रों में वास्तविकता को दर्शाया, मानव शरीर की संरचना को वैज्ञानिक तरीके से दिखाया गया और परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया गया। किसका? परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया गया, यानी चित्रों में गहराई और दूरी का सही चित्रण किया जाने लगा। फिर इससे अधिक चित्र जीवंत होने लगे और मानव केंद्रित विषय, यानी पहले कला धार्मिक विषयों पर तक सीमित थी, अब मानव जीवन और प्रकृति और भावनाओं का महत्व भी मिल गया था विद्यार्थियों। फिर आता है प्रसिद्ध कलाकार और उनकी कृतियां, जिसके अंदर आता है कौन सा आता है? मोनालिसा और द लास्ट सपर। फिर जैसी महान कृतियां हो गई, डेविड मूर्ति और सिस्टीन चैपल की छत भी होती है और स्कूल ऑफ एथेंस का चित्र भी इसके अंदर महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर आता है वास्तुकला में परिवर्तन। तो विद्यार्थियों, इमारतों के अंदर क्या होता है? संतुलन होता है, अनुपात और सुंदरता पर ध्यान दिया गया है, जिसके अंदर गुंबद, स्तंभ और मेहराबों का उपयोग बढ़ जाता है। उसके साथ साथ पुनर्जागरण का साहित्य पर प्रभाव। पुनर्जागरण का साहित्य पर प्रभाव की अगर बात करें, यानी इंपैक्ट ऑन लिटरेचर, यानी पुनर्जागरण काल में साहित्य में भी व्यापक परिवर्तन हुए, जिसके अंदर लोक भाषाओं का विकास हुआ। यानी पहले साहित्य लैटिन भाषा में होता था, लेकिन अब क्या हो गया? अंग्रेजी, इतालवी, फ्रेंच जैसी भाषाओं में लेखन शुरू हो गया था। फिर मानववाद का प्रभाव बढ़ता है, जैसे साहित्य में मानव जीवन, भावनाओं और अनुभवों का चित्रण देखने को मिलता है।
फिर तीसरा पॉइंट क्या है, प्रमुख साहित्यकार, उनकी प्रमुख रचनाएं, जिसके अंदर डिवाइन कॉमेडी यानी इटालियन भाषा में मानववाद के जनक माने जाते हैं, और रोमल्ट और मैकबेथ या रोमियो एंड जूलियट ऐसी साहित्यकार उनकी रचना प्रमुख रूप से मानी जाती है। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, विषयों में विविधता यानी प्रेम, राजनीति, समाज, मानव सभ्यता पर लेखन किया गया, यानी धार्मिक विषयों के साथ साथ सांसारिक विषयों को भी महत्व दिया गया था। पांचवा पॉइंट कौन सा है, पांचवा पॉइंट होता है नाटक और कविता का विकास। किसके अंदर कैसे होता है नाटक और कविता का विकास, तो नाटक और काव्य में नई शैली की और अभिव्यक्ति होती है, जिसके अंदर नाटक और रोचक और सन सामान्य के लिए सुलभ हो जाता है। पांचवा पॉइंट होता है पुनर्जागरण का समग्र प्रभाव, यानी आधुनिक युग की शुरुआत होती है, विज्ञान, कला और शिक्षा में प्रगति होती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और तर्क का महत्व बढ़ जाता है, यूरोप में नई सोच और जागरूकता आ जाती है, आगे चलकर वैज्ञानिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति की नींव भी पड़ जाती है। विद्यार्थियों, तो यह था आपके लिए पहला क्वेश्चन। आपको कैसा लग रहा है विद्यार्थियों? ध्यान रखें, आप जैसे वीडियो को लाइक करेंगे, यानी जितने विद्यार्थी मेरे क्लास को देख रहे हैं ना, अभी सारे विद्यार्थी आपके सहयोग से क्लास चलती है, और मैंने आपके सभी के कहने से, क्योंकि बार बार कमेंट आ रहे थे सर आप हिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर आओ, क्योंकि ये एमजीसी यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी है ना, ये हमारे प्रिय भी बन गए, क्योंकि इनके द्वारा जो फर्स्ट सेमेस्टर लेकर छठे सेमेस्टर सारी क्लासेस देखते हैं, और उनके क्लास एग्जाम में क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं। इसलिए आप सपोर्ट इतना करें कि आप जैसे ही लाइक करोगे तो आपको एक हाइप का बटन मिलेगा। हाइप मतलब समझ गए आप, नीचे जैसे ही बेल आइकन यानी कमेंट करोगे या लाइक करोगे ना, तो आपको एक हाइप का बटन मिलेगा जहां पे पॉइंट दिए होंगे, कुछ क्रेडिट पॉइंट्स, ठीक है। तो आप जैसे हाइप करोगे ना, तो आपके द्वारा जो क्रेडिट पॉइंट मिलेगा हमें, उनसे क्या होता है बेनिफिट होता है, जैसे हमारा वीडियो आगे बच्चों तक जाता है। क्या आप नहीं चाहते क्या ये वीडियो है जो हर विद्यार्थी तक पहुंचे यानी जिनके भी वर्ल्ड हिस्ट्री है और BA सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी है, उन सबके पास ये वीडियो जाना चाहिए ना। तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप हाइप का बटन दबाएं, ताकि क्रेडिट पॉइंट जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा बच्चों के साथ ये वीडियो जाएगा, और आपका एक सहयोग, आपका एक लाइक और आपका एक हाइप का बटन हर विद्यार्थी की क्लास पहुंचा सकता है। मुझे पता है कि प्राइवेट वालों विद्यार्थी कुछ 3 से 4 दिन के अंदर पेपर होने वाले, या अभी आप वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ रेगुलर वालों के बाद में भी है, तो आप थोड़ा सहयोग करें और प्यार बनाए रखें। विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि धर्म सुधार आंदोलन यानी रिफॉर्मेशन मूवमेंट के कारणों और परिणामों की व्याख्या कीजिए। विद्यार्थियों, तो बात करते हैं सुधार आंदोलन का परिचय, क्या होता है इंट्रोडक्शन। तो सुधार आंदोलन 16वीं शताब्दी में यूरोप में शुरू हुआ था और एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था, जिसका प्रमुख उद्देश्य ईसाई धर्म में व्याप्त कुरीतियों और भ्रष्टाचार को समाप्त करना था। यह आंदोलन विशेष रूप से रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध माना जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखो, किसका प्रारंभ है वो जर्मनी से होता है और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया। इस आंदोलन ने न केवल धार्मिक क्षेत्र में बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी गहरा प्रभाव डाला था। बात करते हैं सुधार आंदोलन के प्रमुख कारण की, क्या होता है केसेस ऑफ रिफॉर्मेशन, यानी चर्च में एक तो भ्रष्टाचार, यानी रोमन कैथोलिक चर्च में नैतिक पतन हो चुका था। फिर पादरी और पोप विलासिता का जीवन भी रह रहे थे, और यानी पादरी मतलब आप समझ गए, यानी जो चर्च को चलाने वाले होते हैं लोग, जो पादरी और पोप होते हैं, ठीक है, प्रमुख होते हैं, वो क्या करते हैं विलासिता के जीवन जीते हैं। वहां पर वो सारे काम करते हैं जो अनैतिक होते हैं, जो एक मंदिर की तरह मानते हैं कि चर्च के अंदर वो होता है ना, उसी प्रकार से क्रिश्चियन लोग हैं वो पोप को मानते हैं और विलासिता के आधार जीवन जीते हैं। फिर धार्मिक पदों की खरीद फरोख्त आम हो गई थी, यानी जैसे वो एक पत्र चलता था जिसके अंदर क्या होता है क्षमा पत्र, आपके अगर कोई पाप किए तो आपको एक पाप विमोचन पत्र दिया जाएगा, जिससे आपके सारे पाप धुल जाएंगे, उसको पैसों में खरीदते। उस प्रकार से ये क्या हो गया था, भ्रष्टाचार शुरू हो गया था। फिर दूसरा पॉइंट आता है क्षमा पत्र की बिक्री। क्षमा पत्र की बिक्री आपने समझी होगी, आपने क्लास 11th के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री देखा होगा, तो उसके अंदर ये सारा देख रखा था, ठीक है। बाकी अभी आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा मेरे को नहीं पता, बाकी मैं आपको बता रहा हूं। फिर चर्च पापों की माफी के लिए क्षमा पत्र भेजता। फिर जैसे व्यक्तियों ने उसे बढ़ावा दिया, यानी क्या करते हैं लोग है ना, अंधविश्वास को मानने क्या करते थे, उस चीज को आगे बढ़ावा देने लगते थे। फिर इससे जनता में क्या होता है आक्रोश फैला था। फिर तीसरा पॉइंट था मार्टिन लूथर का विरोध, यानी 1517 में 95 थीसिस जारी कर चर्च की नीतियों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मोक्ष केवल ईश्वर की कृपा और विश्वास से मिलता है, न कि धन से। यानी उन्होंने क्या कहा था कि मोक्ष करने वाले कौन है, ईश्वर है। कौन है, ईश्वर। फिर चौथा पॉइंट है पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण ने लोगों में तर्क और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा दिया था। फिर लोग धार्मिक परंपराओं पर प्रश्न उठाने लगे। फिर छापाखाने का आविष्कार होता है, यानी छापाखाने के आविष्कार से तेजी से पहले बाइबल का अनुवाद आम भाषा में हुआ था, जिससे लोग स्वयं पढ़ने लगे थे, ठीक है। फिर छठा पॉइंट आता है राष्ट्रीय भावना का विकास। कैसे होता है, तो विभिन्न देशों के शासक पोप के हैसियत से अंतर्मुख थे, वे अपने अपने देशों में स्वतंत्र चर्च स्थापित करना चाहते। आर्थिक कारण भी देखने को मिलते हैं, यानी चर्च के पास अत्यधिक संपत्ति थी, राजा और शासक उस संपत्ति का पर नियंत्रण करना चाहते थे। फिर तीसरा पॉइंट है सुधार आंदोलन के परिणाम। कैसे होता है, तो प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय होता है। किसका धर्म होता है, प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय, यानी चर्च के विरोध से एक नया संप्रदाय बना जिसका नाम होता है प्रोटेस्टेंट धर्म। जैसे नेताओं ने आगे बढ़ाया, धार्मिक एकता का अंत होता है, यानी यूरोप में ईसाई धर्म की एकता समाप्त हो गई थी, कैथोलिक और प्रोटेस्ट दो धर्मों में विभाजित हो गया था। फिर तीसरा पॉइंट
चर्च सुधार। चर्च सुधार में भी आपको ध्यान होना चाहिए काउंटर रिफॉर्मेशन, यानी कैथोलिक चर्च ने भी अपने दोषों को सुधारने का प्रयास किया। जैसे जेसुइट की स्थापना की गई, शिक्षा और अनुशासन पर ध्यान दिया गया, धार्मिक युद्ध होता है यानी क्रूसेड जैसे युद्ध होते हैं, यानी कैथोलिक और प्रोटेस्ट के बीच कई युद्ध हुए थे जिसके अंदर यूरोप में अस्थिरता और हिंसा फैल गई थी। फिर 5 पॉइंट क्या था, राजसत्ता का सुदृढ़ होना। राजसत्ता का सुदृढ़ होना मेरे विद्यार्थियों, यानी राजाओं ने चर्च के प्रभाव को कम किया और अपनी शक्ति बढ़ाई, यानी राष्ट्रीय चर्चों की स्थापना होती है जैसे इंग्लैंड के अंदर। फिर आता है शिक्षा और साक्षरता का विकास। शिक्षा और साक्षरता का विकास है कैसे, तो लोगों को बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया, शिक्षा का प्रसार हुआ, साक्षरता बढ़ी। फिर आता है सामाजिक परिवर्तन। क्या आता है, सामाजिक परिवर्तन। अगर सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो सामाजिक परिवर्तन की अगर बात करते हैं इसके अंदर क्या आता है, एक तो मेन आता है व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों का महत्व बढ़ा, जिससे समाज में क्या होती है, नई जागरूकता आई। जैसे हम संघ मूल्यांकन की बात करें, यानी ओवरऑल इसका निष्कर्ष कैसे निकलता है, तो इस सुधार आंदोलन ने यूरोप के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। इतने धार्मिक सुधार में सुधार लाने के साथ साथ आधुनिक युग की नई नींव रखेगी। और ये आंदोलन केवल धर्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने राजनीति, समाज और शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन लाया था विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपके लिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारणों एवं परिणामों का विश्लेषण कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान से देखें। हो सकता है आपके लिए लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन छोटे वाले में आ जाए या दीर्घ उत्तरात्मक के, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, यानी 1775 से 1817, अर्थात अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम है, यानी आधुनिक विश्व की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने न केवल अमेरिका को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्त कराया, बल्कि विश्व राजनीति, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के विचारों को नई दिशा दी थी। यह संघर्ष केवल एक राजनीतिक विद्रोह नहीं था, बल्कि आर्थिक शोषण, प्रशासनिक असंतोष, बौद्धिक जागृति और राष्ट्रीय चेतना का परिणाम माना जाता है। फिर 13 अमेरिकी उपनिवेशकों ने ब्रिटेन के विरुद्ध संघर्ष कर स्वतंत्रता प्राप्त की थी और एक नए राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण किया था। इस युद्ध का प्रभाव आगे चलकर अन्य देशों की क्रांति पर भी पड़ा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या थे, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पीछे कई जटिल और परस्पर जुड़े प्रभाव थे, जिन्हें निम्नलिखित बिंदु से समझा जा सकता है। जिसके अंदर पहला आता है राजनीतिक कारण। कौन सा आता है, कोई भी आप युद्ध का वर्णन करो, चाहे आप अमेरिकी क्रांति का वर्णन करो या कोई और है, तो आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए, जैसे राजनीतिक कारण हो गया, सामाजिक कारण हो गया, आर्थिक कारण हो गया। ये जो कारण होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। राजनीतिक कारण के अंदर क्या होता है, यानी उपनिवेशकों के पास अपनी विधानसभा थी, लेकिन अंतिम निर्णय ब्रिटिश संसद का होता था। उपनिवेशकों को संसद में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, जिससे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा प्रचलित हुआ। उपनिवेशवासी स्वयं को अंग्रेज नागरिक मानते थे और समान अधिकार चाहते थे। उसके बाद इस प्रकार राजनीतिक अधिकारों की कमी ने विद्रोह की भावना को जन्म दिया था। दूसरा कौन सा कारण है, दूसरा था आर्थिक कारण, यानी ब्रिटेन की उपनिवेश नीति पूरी तरह शोषणकारी थी, यानी उपनिवेशकों को केवल कच्चा माल उपलब्ध कराने और ब्रिटिश वस्तुओं को बाजार में रूप में उपयुक्त किया गया, जैसे स्टाम्प एक्ट 1765, शुगर एक्ट 1764, टाउनशेंड एक्ट 1767। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इन करों का उद्देश्य ब्रिटेन की आय बढ़ाना था, लेकिन उपनिवेशवासियों ने इसका विरोध किया था, यानी आर्थिक शोषण ने जनता में व्यापक असंतोष पैदा हुआ। और तीसरा पॉइंट आता है सामाजिक एवं बौद्धिक कारण, यानी 18वीं शताब्दी में यूरोप में प्रबोधन का प्रभाव बढ़ रहा था, जिससे विचारकों ने स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की बात की थी, और उसने प्राकृतिक अधिकारों जिसके अंदर जीवन स्वतंत्रता संबंधी का सिद्धांत दिया था, उसने जनसत्ता का समर्थन किया। इन विचारों से प्रभावित होकर उपनिवेशवासी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए और स्वतंत्रता की मांग करने लगे थे। चौथा पॉइंट आता है विद्यार्थियों, ब्रिटिश नीतियों का कठोरता। ब्रिटिश नीति की कठोरता, यानी ब्रिटेन ने उपनिवेश पर नियंत्रण बनाने के लिए कठोर कदम उठाए थे, जिसके अंदर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई, व्यापार और प्रशासन में हस्तक्षेप किया गया, असंतोष को दबाने के लिए दमनकारी नीति अपनाई गई। इससे उपनिवेशों और ब्रिटेन के बीच तनाव बढ़ गया था। अगला पॉइंट क्या है, बोस्टन नरसंहार 1770, यानी ब्रिटिश सैनिकों और उपनिवेशवासियों के बीच संघर्ष हुआ था, इसमें कई लोग मारे गए। इस घटना ने ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा को और बढ़ा दिया था। अगला पॉइंट आता है छठा, बोस्टन टी पार्टी। छोटा क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जाता है, बोस्टन टी पार्टी के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको याद होना चाहिए कि ब्रिटेन द्वारा लगाए गए चाय कर के विरोध में उपनिवेशवासियों ने बोस्टन बंदरगाह में चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया था, और ये घटना ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध चलाई गई थी, खुला विद्रोह कर रही थी। अगला 7 नंबर पॉइंट क्या है, असहनीय अधिनियम। असहनीय अधिनियम का मतलब क्या होता है, यानी बोस्टन टी पार्टी के बाद ब्रिटेन ने कठोर कानून लागू किए, बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया गया, उपनिवेशकों की स्वायत्तता समाप्त कर दी गई थी। फिर क्या होता है, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस। तो महाद्वीपीय कांग्रेस 1774, यानी उपनिवेशकों के प्रतिनिधियों से मिलकर ब्रिटेन के विरुद्ध नीति बनाई, और एक संगठित राजनीतिक प्रतिरोध की शुरुआत होती है। स्वतंत्रता की भावना और नेतृत्व, यानी उसने सैन्य नेतृत्व किया, स्वतंत्रता की घोषणा, 1776 का मसौदा तैयार किया, और नेतृत्व और संगठन ने आंदोलन को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया था। यह था क्वेश्चन
प्रश्न संख्या 4 है, औद्योगिक क्रांति के कारणों एवं उसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रिया थी जिसने उत्पादन की पारंपरिक पद्धतियों को बदलकर मशीनों एवं कारखानों पर आधारित आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था को जन्म दिया था। इसी क्रांति ने मानव जीवन के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों में व्यापक परिवर्तन दिया। और औद्योगिक क्रांति के कारणों की बात करें तो औद्योगिक क्रांति अचानक नहीं शुरू हुई थी, बल्कि कई अनुकूल परिस्थितियों के कारण और परिणाम थी। पहला पॉइंट है कृषि क्रांति का प्रभाव, यानी इंग्लैंड में कृषि क्षेत्र में सुधार, नई तकनीक, फसल चक्र, बेहतर औजार हुए थे। इससे उत्पादन बढ़ा और खाद्य संकट कम हो गया था। इससे श्रमिक शहरों की ओर जाने लगे थे, यानी जो उद्योगों में काम करने लगे थे। दूसरा पॉइंट क्या है, पूंजी की उपलब्धता, कैपिटल की उपलब्धता, यानी व्यापार और उपनिवेशकों ने इंग्लैंड को पर्याप्त धन प्राप्त हुआ था और ये पूंजी उद्योगों की स्थापना और मशीनों के विकास में लगी थी। तीसरा पॉइंट था उपनिवेशवाद और कच्चा माल, यानी इंग्लैंड के पास विशाल उपनिवेश थे जहां से कच्चा माल आसानी से मिलता था। साथ ही उपनिवेश तैयार वस्तुओं के लिए बाजार भी जाते थे। फिर आता है वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कार। इसके अंदर अगर बात करें तो नई आविष्कारों ने उत्पादन प्रक्रिया को तेज और सस्ता बना दिया। जैसे विकसित भाप इंजन से उद्योगों में क्रांति ला दी और कताई और बुनाई की मशीनों ने वस्त्र उद्योगों को विकसित किया था। पांचवा पॉइंट क्या था, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, यानी इंग्लैंड में कोयला की और लौह अयस्क की प्रचुरता थी। ये उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल माने जाते हैं। छठा पॉइंट है परिवहन और संचार का साधन, परिवहन और संचार साधन, यानी नहरों, सड़कों और शेर मार्गों का विकास होता है। इससे माल के आवागमन की सुविधा बढ़ जाती है और व्यापार बढ़ जाता है। सातवां पॉइंट क्या है, राजनीतिक स्थिरता, यानी इंग्लैंड में राजनीतिक स्थिरता थी और सरकार उद्योगों के पक्ष में थी। व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देने वाली नीतियां अपनाई गई। आठवां पॉइंट है श्रमिकों की उपलब्धता, श्रमिकों की उपलब्धता यानी जनसंख्या वृद्धि और कृषि परिवर्तन के कारण सस्ते श्रमिक उपलब्ध होते। यह औद्योगिक उत्पादन के लिए आवश्यक माना जाता है। फिर आपके लिए पॉइंट आता है सबसे बड़ा, औद्योगिक क्रांति के सामाजिक आर्थिक प्रभाव। विद्यार्थियों औद्योगिक क्रांति के प्रभाव समाज और अर्थव्यवस्था दोनों पर गहरे पड़े। कैसे, तो आर्थिक प्रभाव के अंदर बात करें तो एक तो उत्पादन में वृद्धि होती है, यानी मशीनों के उपयोग से उत्पादन तेजी से बढ़ा और वस्तु सस्ती और अधिक मात्रा में बनने लगी थी। उसके बाद आता है उद्योगों का विकास, यानी वस्त्र, लोहा, कोयला आदि उद्योगों का तेजी से विस्तार हुआ। बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, पूंजीवाद का विकास हुआ जिसके अंदर उद्योगपतियों, व्यापारियों को एक नया वर्ग उभरा, पूंजी का महत्व बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, यानी औद्योगिक उत्पादन बढ़ने में निर्यात बढ़ा था। फिर विश्व व्यापार का विस्तार हुआ। अगला पॉइंट आता है कुटीर उद्योग का पतन, यानी मशीनों से बने सस्ते माल के कारण पारंपरिक कुटीर उद्योग नष्ट हो गए, हस्तशिल्पियों की स्थिति कमजोर हो गई। अगला पॉइंट आता है सामाजिक प्रभाव, नगरीकरण आता है जिसके अंदर लोग रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर जाने लगे, शहरों की जनसंख्या बढ़ गई थी। श्रमिक वर्ग का उदय होता है, यानी एक नया श्रमिक वर्ग जो वर्किंग क्लास होता है उसको विकसित हो गया। इसकी स्थिति प्रारंभ में बहुत खराब थी, लंबे कार्य घंटे, कम वेतन। इसके अंदर होता है जीवन स्तर में परिवर्तन, यानी धीरे धीरे उत्पादन बढ़ने से वस्तुएं सस्ती हुई, लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया, लेकिन शुरुआत में असमानता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। चौथा पॉइंट है सामाजिक असमानता, यानी समाज दो वर्गों में बटा, एक तो पूंजीपति वर्ग रिच यानी अमीर वर्ग, दूसरा श्रमिक वर्ग, अमीर और गरीब के बीच अंतर बढ़ गया था। फिर महिलाओं और बच्चों का शोषण होता है, यानी कारखानों में महिलाओं और बच्चों से कम वेतन पर काम कराया जाता और काम की परिस्थितियां अत्यंत खराब हो गई थी। शिक्षा और जागरूकता की अगर बात करें तो समय के साथ शिक्षा का प्रसार हुआ था और श्रमिकों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी शुरू की थी। श्रमिक आंदोलन का उदय होता है, यानी खराब परिस्थितियों के विरोध में श्रमिकों ने आंदोलन शुरू किए, ट्रेड यूनियन का गठन हुआ और श्रमिक आंदोलन बन गए थे। फिर पारिवारिक जीवन में भी परिवर्तन आता है, जैसे संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार बढ़ने लगे थे, पारंपरिक सामाजिक संरचना में बदलाव होता है। ये सब इसके अंदर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न संख्या 5 है फ्रांस की क्रांति 1789 कारणों, घटनाओं और परिणामों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो देखो जिन्होंने भी अभी तक विद्यार्थियों क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दे। आप, मुझे पता है कि आप क्लास देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं बाद में कर देंगे, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है, आपका दायित्व बनता है कि अगर हम आपके लिए मेहनत से क्लासेज ला रहे हैं, आपके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है हिस्ट्री का, आपके लिए मैंने लघुतात्मक क्वेश्चन अलग वीडियो में करवाए और अब ये मैं आपके लिए बड़ा वाला वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो आपका दायित्व बनता है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, हर सब्जेक्ट की आपके लिए क्लासेज लगाते हैं, तो आप लाइक को सब्सक्राइब करें। 18वीं शताब्दी के अंत में घटित फ्रांस की क्रांति यानी 1789 विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। ये केवल फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं थी, बल्कि उसने पूरे यूरोप और विश्व में आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों, जिसके अंदर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की नींव रखी थी। इस क्रांति ने सामंती व्यवस्था, निरंकुश राजतंत्र और सामाजिक असमानताओं के विरुद्ध जनशक्ति की विजय को स्थापित किया था। बात करते हैं फ्रांस की क्रांति के कारणों की, जिसके अंदर पॉइंट किया था विद्यार्थियों, यानी फ्रांसीसी क्रांति के पीछे अनेक दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म्स और तत्कालीन इमीडिएट कारण थे, जिसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक कारण की, यानी फ्रांस का समाज है वो 3 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन से? पहला आता है, फर्स्ट जो वर्ग आता है वो आता है पादरी वर्ग। क्या आता है?
पादरी वर्ग, दूसरा आता है कुलीन वर्ग, तीसरा आता है सामान्य जनता या किसान मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, ठीक है। फिर तृतीय वर्ग जो जनता का या जनसंख्या का लगभग 97% था, लेकिन उसे कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। फिर ये आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए ना। यानी फ्रांस का समाज है वो 3 भागों में है। पहला समाज है पादरी, दूसरा कुलीन, तीसरा सामान्य, जिसके अंदर किसान भी आते हैं, मजदूर भी आते हैं। लेकिन जो सबसे तीसरा वर्ग वाला है ना, वो 97% है। कितना परसेंट है? 97% डाटा याद कर करना, ठीक है विद्यार्थियों। फिर प्रथम और द्वितीय वर्ग को करों से छूट प्राप्ति, यानी कोई प्रकार का जो प्रथम वर्ग है, दूसरा वर्ग है, चाहे वो पादरी है चाहे कुलीन है, उसको कोई प्रकार का कर नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता। फिर तृतीय वर्ग पर भारी करों का बोझ था। जनता भी कितनी है? 97%, बोझ कितना है? 97%, ठीक है। यही असमानता क्रांति का सबसे बड़ा सामाजिक कारण बनती है विद्यार्थियों, पॉइंट्स याद कर लेना, ठीक है। फिर दूसरा है आर्थिक कारण, यानी 18वीं शताब्दी के अंत तक फ्रांस की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी। राज्य पर लगभग 4 अरब लीवर उस समय की कोई मुद्रा थी, उसका कर्ज हो गया था। राजा की विलासिता और युद्धों, विशेषकर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में खर्च के कारण वित्तीय संकट और भी ज्यादा बढ़ गया था। फिर आम जनता को टैक्स आदि देना पड़ता। 1788-89 में खराब फसल के कारण रोटी की कीमत दोगुनी हो गई थी। परिणाम स्वरूप जनता भूख, गरीबी और बेरोजगारी से त्रस्त हो गई थी। फिर राजनीतिक कारण क्या? पॉलिटिकल क्या कारण आता है? तो फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था, जिसमें राजा सर्वोच्च होता है, एक कमजोर होता है, अयोग्य शासक होता है, प्रशासन में भ्रष्टाचार और असमता थी, और जनता को शासन में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं था। यानी राजतंत्र की जो कमजोरी है वो क्रांति का आधार बन गई थी। फिर आता चौथा पॉइंट, बौद्धिक कारण। इसके अंदर 18वीं शताब्दी में प्रबोधन आंदोलन चलता है, उसने क्रांति को वैचारिक आधार दिया, जिसके अंदर प्रमुख विचारक आता है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत देते हैं, सामाजिक अनुबंधन हो गया, शक्तियों का विभाजन हो गया, ये सब देखने को मिलता है। फिर अमेरिकी क्रांति का प्रभाव, यानी जो 1776 है उसके अंदर फ्रांस की जो जनता होती है वो प्रेरित किया जाता है, स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष होता है। फिर तत्कालिक कारण होता है, यानी 1789 में एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें मतदान प्रणाली में असमानता के कारण विवाद हो जाता है। फिर उसके बाद में तृतीय वर्ग ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा का घोषित किया गया और ये नीति सीधी शुरुआत बन गई थी। फिर फ्रांस की क्रांति की प्रमुख घटनाओं की बात करें, जिसके अंदर टेनिस कोर्ट शपथ 1789, यानी तृतीय वर्ग के प्रतिनिधियों ने शपथ ली थी कि वे संविधान बनने पर अलग नहीं होंगे, यानी टेनिस कोर्ट ओथ का कहा जाता है जिसे, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट था बेस्टिल का पतन, यानी 14 जुलाई 1789, डेट याद कर लेना। बेस्टिल का पतन कब होता है? 14 जुलाई 1789। क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। बेस्टिल एक जेल थी जो निरंकुशता का प्रतीक थी, जनता ने इसे तोड़कर विद्रोह का संकेत दिया। आज भी 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सामंती प्रश्न आता है कई बार, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। फिर सामंती विशेषाधिकारों का अंत कब होता है? 1789 में, यानी राष्ट्रीय सभा ने सामंतीकर समाप्त किए, विशेषाधिकार समाप्त किए। इससे सामाजिक समानता की शुरुआत हुई और मानव अधिकारों की घोषणा होती है विद्यार्थियों 1789 में, यानी समानता, स्वतंत्रता, व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब पारित होता है, ठीक है। फिर कानून से समानता थी। फिर आता है संविधान। क्या आता है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी फ्रांस में पहली बार संविधान बना, जिसमें संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ, राजा की शक्तियां सीमित कर दी गई। गणतंत्र की स्थापना 1792 में होती है। कब होती है? 1792 में, यानी राजतंत्र समाप्त कर दिया गया और फ्रांस की गणतंत्र घोषित किया गया। फिर आता राजा का वध 1793 में, यानी उसको देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दिया गया और ये घटना क्रांति के चरम का प्रतीक मानी जाती है। आतंक का शासन किसको बोलते हैं? तो नेतृत्व, जिसके अंदर नेतृत्व है, 17,000 लोगों को गिलोटिन द्वारा मृत्युदंड दिया गया और ये काल क्रांति के सबसे उग्र चरण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? उग्र चरण को दर्शाता है। अगला आता है डायरेक्टरी शासन। डायरेक्टरी शासन कैसे विद्यार्थियों? 1795 से 1799, यानी एक नई सरकार बनी, लेकिन ये अस्थिर और भ्रष्ट थी, यानी नेपोलियन का उदय होता है 1799 में, ये उसने सत्ता संभाली और क्रांति का अंत हो गया था। फ्रांस की क्रांति के परिणाम क्या थे? अलग प्रश्न आ सकता है या इसी के साथ हम पूछ सकते हैं। क्रांति कारण है राजनीतिक परिणाम, यानी निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया, गणतंत्र और लोकतंत्र की स्थापना हो गई, संविधान और कानून का शासन हो गया, ठीक है। फिर सामाजिक परिणाम, वर्ग भेद समाप्त हुआ, समानता का सिद्धांत स्थापित हुआ, सामंती व्यवस्था का अंत होता है। क्या होता है? सामंती व्यवस्था का अंत होता है। फिर आर्थिक परिणाम की अगर बात करें, कर प्रणाली में सुधार हुआ, व्यापार और उद्योगों को प्रोत्साहन मिला, यानी जैसे आपको पता होगा, मैंने बताया अभी जस्ट आपको पहले, ये जो 3 वर्ग होते हैं जिसके अंदर 97% होती है, वो तीसरे वर्ग की होती है। उसके आधार पर बहुत सारे बोझ डाल दिया जाता है, कर डाल दिया जाता है, उसको कम कर दिया जाता है। फिर पूंजीवाद का विकास होता है, बौद्धिक परिणाम, यानी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का विकास सिद्धांत पूरे विश्व में फैले, मानवाधिकारों की अवधारणा मजबूत हुई। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, यानी यूरोप में क्रांति की लहर फैल गई थी, राष्ट्रवाद का विकास हुआ, कई देशों में लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू हुए थे। फिर आता है नेपोलियन का प्रभाव, प्रशासनिक सुधार, नेपोलियन कोड, आधुनिक कानूनी व्यवस्था की नींव रखी जाती है।
अगला प्रश्न मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है नेपोलियन बोनापार्ट को पढ़ना वाला है, यानी नेपोलियन बोनापार्ट के उदय को, उसके विजयों को, प्रशासनिक सुधारों को, उसको पढ़ने वाले। आपको मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, हो सकता है कि क्वेश्चन की पेपर के अंदर थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट हो, लेकिन मेरा प्रश्न बनाने का तरीका अलग है, जिससे क्या हो जाए, नेपोलियन बोनापार्ट को पढ़ेंगे तो सारा कवर हो जाए विनोद। ऐसा नहीं है कि 1 वीक के अंदर आपके 7-8 पेज दे गए, सर आपने तो 3 से 4 पेज पूरा करवा दिया, तो मैं कोई 1 वीक थोड़ी पढ़ा रहा हूं ना, मेरे खुद के नोट से आपको मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने तैयार किया ताकि विद्यार्थियों को ऐसा लगे कि हम पूरा याद कर चुके हैं, और वास्तव में याद भी हो जाता है, क्योंकि आप क्लास ध्यान से, जो विद्यार्थी तन मन से अपने विश्वास के दास, यानी विश्वास से कोई भी चीज की गई, अगर मैं विश्वास से आपके लिए अगर नोट्स बनाता हूं ना, तो रिजल्ट 100% आएगा। अगर मेरे पास विश्वास नहीं है, मैं सोचूंगा नहीं क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो वो रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। आप विश्वास से देखोगे, आपको अगर विश्वास है कि सर की क्लास हम देखेंगे, श्याम सर की क्लास देखेंगे और उनमें से क्वेश्चन आएंगे, तो डेफिनेटली वहीं से क्वेश्चन आएंगे। बस आपको क्या करना पड़ेगा, विश्वास करने पड़ेगा, और विश्वास एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप विद्यार्थी सोच लेना, तो सारा का सारा रिजल्ट आपका बेस्ट आएगा। तो बात करें नेपोलियन बोनापार्ट की, यानी आधुनिक यूरोप के इतिहास का एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व। फिर फ्रांस की क्रांति के बाद उत्पन्न राजनीतिक अराजकता और अस्थिरता के दौर में उसने सत्ता प्राप्त की और अपनी सैन्य प्रतिभा और प्रशासनिक दक्षता के बल पर क्या किया, फ्रांस को एक शक्तिशाली राष्ट्र में परिवर्तित कर दिया। उसका शासन न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप के इतिहास को एक नई दिशा देने वाला सिद्ध हुआ था। फिर आता है नेपोलियन का उदय। कैसे होता है, तो नेपोलियन का उदय अचानक नहीं होता, बल्कि कई परिस्थितियों और उसकी व्यक्तिगत योग्यता का परिणाम माना जाता है। इसके अंदर फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि की अगर बात करें, तो फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, प्रशासनिक अवस्था फैली हुई थी और राजतंत्र समाप्त हो चुका था। फिर एक नई सरकार स्थिर होती है, जनता को एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता होती है। इस परिस्थिति में क्या होता है, नेपोलियन के उदय के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाता है। सैन्य प्रतिभा और प्रारंभिक दूसरा बढ़ गया सैन्य प्रतिभा और प्रारंभिक सफलता, यानी नेपोलियन ने कम आयु में ही अपनी असाधारण सैन्य प्रतिभा का परिचय दिया। 1796 से 1797 में इटालियन कैंपियन, उसके अंदर क्या होता है, ऑस्ट्रिया को पराजित किया जाता है। उसकी रणनीति, गति और संगठन क्षमता अद्वितीय मानी जाती है। इससे क्या होता है, फ्रांस का राष्ट्रीय नायक बन गया होता है। फिर अगला पॉइंट क्या आता है, अगला पॉइंट आता है 18 ब्रूमेर का तख्ता पलट, जैसे 1799 में होता है, यानी उसके माध्यम से नेपोलियन ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, डायरेक्टरी शासन समाप्त हो गया, कॉन्स्टिट्यूलेट की स्थापना होती है और नेपोलियन प्रथम कॉन्स्टिट्यूल बन जाता है। विद्यार्थियों, एसबी क्लासेस बीकानेर को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर विद्यार्थी की क्लास पहुंच सके। चौथा पॉइंट है सम्राट के रूप में स्थापना, यानी 1804 में क्या होती है, सम्राट के रूप में स्थापना होती है। 1804 में नेपोलियन ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देते हैं। उससे क्या होती है, उसकी सत्ता पूर्ण रूप से स्थापित हो जाती है। फ्रांस एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। नेपोलियन की विजयों के अगर विश्लेषण की बात करें, तो नेपोलियन की विजयों ने उसे यूरोप का सबसे शक्तिशाली शासक बनाया था। ऑस्ट्रिया और इटली पर विजय की अगर बात करें, इटली अभियान में उसने ऑस्ट्रिया को हराया था। इटली के कई क्षेत्रों पर फ्रांस का नियंत्रण स्थापित हुआ। ऑस्ट्रेलिज्म का युद्ध कैसे होता है, 1805 में होता है, यानी नेपोलियन की सबसे बड़ी विजय मानी जाती है। उसने रूस ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना को हराया था। इसे 3 सम्राटों का युद्ध भी कहा जाता है। उसकी रणनीतिक प्रतिभा का सर्वोच्च उदाहरण है। बात करते हैं पर्सा और रूस पर प्रभाव, यानी 1806 में उसने पर्सा को हटाया और 1807 में रूस के साथ तिलसिट की संधि हुई थी। कौन संधि हुई थी, 1807 में तिलसिट की संधि हुई थी। फिर क्या होता है, कॉन्टिनेंटल सिस्टम होता है, यानी नेपोलियन ने ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए नीति अपनाई थी। फिर उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है विद्यार्थियों, यूरोप के देशों को ब्रिटेन ने व्यापार बंद करने को कहा गया, यानी उद्देश्य क्या होता है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना पड़ा और हालांकि यह नीति अत्यंत असफल रही थी। फिर आता है स्पेन और रूस अभियान की विफलता, यानी विद्यार्थियों स्पेन में विद्रोह हुआ और 1812 में रूस पर आक्रमण असफल रहा था। रूस की ठंड और संसाधनों की कमी के कारण उसकी सेना नष्ट हो गई थी। फिर सबसे इंपोर्टेंट और छोटा वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वाटरलू का युद्ध कब होता है, 1815 में होता है। कब होता है, 1815। तो वाटरलू के युद्ध में क्या होता है, उसके अंदर 1815 में हो जाता है। फिर नेपोलियन को क्या मिलती है, उसके अंदर हार मिलती है, यानी ब्रिटेन और प्रसा की संयुक्त सेना ने उसे पराजित कर दिया। इसके बाद उसे सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। फिर नेपोलियन के प्रशासनिक सुधार भी आते हैं, जिसके अंदर नेपोलियन केवल महान विजेता ही नहीं थे बल्कि उसके कुशल प्रशासनिक भी था। आज भी आधुनिक प्रशासन की नींव माना जाता है। नेपोलियन कोड भी कहते हैं, यानी सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है नेपोलियन कोड से आप क्या समझते हैं, यानी सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान समझना, संपत्ति के अधिकार की रक्षा करना, सामान्य विषय का अंत करना, यानी ये कोड आज भी कई देशों की कानूनी व्यवस्था का आधार माना जाता है। फिर प्रशासनिक केंद्रीकरण, यानी पूरे फ्रांस को विभागों में विभाजित किया गया। किसके अंदर, विभागों में विभाजित किया गया, यानी प्रत्येक विभाग में एक प्रीफेक्ट नियुक्त किया गया, यानी प्रशासन को अधिक संगठित और प्रभावी बनाया गया। शिक्षा सुधार, यानी राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली, लाइसियम स्कूलों की स्थापना, शिक्षा को व्यावसायिक और उपयोगी बनाया गया। आर्थिक सुधार की अगर बात करें तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 में की जाती है और कर प्रणाली को व्यवस्थित किया जाता है, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। धार्मिक सुधार, कॉन्कॉर्डेट, यानी 1801 के अंदर पोप के साथ समझौता होता है, कैथोलिक धर्म की मान्यता मिलती है, लेकिन राज्य को सर्वोच्च रखा जाता है।
फिर आता है न्यायिक सुधार यानी न्यायालयों का पुनर्गठन हो जाना, कानून व्यवस्था को सरल और स्पष्ट बनाना। तो ये था विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपके लिए 7 नंबर क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस 1815 के उद्देश्यों, निर्णय और महत्व का वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थियों यूरोप के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कूटनीतिक गणना यह थी कि जिसका आयोजन नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोप में शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए उद्देश्य किया गया। 1814-15 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित इस सम्मेलन में यूरोप को प्रमुख शक्तियों में भाग दिया गया, एक नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया। इस कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य केवल नेपोलियन की पराजय के बाद सीमाओं का निर्धारण करना नहीं था, बल्कि यूरोप में स्थायी शांति, शक्ति संतुलन और राजतंत्रीय व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना भी था। फिर पहला पॉइंट है वियना कांग्रेस की पृष्ठभूमि यानी उसकी पराजय के बाद यूरोप की राजनीतिक स्थिरता अत्यंत अस्थिर हो गई थी। फिर नेपोलियन ने यूरोप की पारंपरिक सीमाओं को बदल दिया था। उसके बाद कई राजतंत्र समाप्त हो गए थे, जैसे राष्ट्रीयता और उदारवाद के विचार फैल हो गए। उसके बाद आता है वियना कांग्रेस के प्रमुख उद्देश्य, जिसके अंदर वेदता का सिद्धांत आता है। क्या आता है? वेदता का सिद्धांत, यानी सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य उन शासकों को पुनः सत्ता में स्थापित करना था जिन्हें नेपोलियन ने हटा दिया था। फिर फ्रांस में बोर्बन वंश की पुनर्स्थापना होती है। किसकी वंश की होता है? फ्रांस के अंदर बोर्बन वंश की स्थापना होती है। अन्य देशों में पुराने राजवंश को वापसी होती है। यह राजतंत्र को मजबूत करने का प्रयास होता है। दूसरा पॉइंट था शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर, यानी यूरोप में किसी एक देश को अत्यधिक शक्तिशाली बनने से रोकना मुख्य उद्देश्य माना जाता है। फ्रांस को कमजोर किया गया, उसके चारों ओर मजबूत राज्यों का पुनर्निर्माण किया गया, स्थायी सेना की स्थापना होती है। यानी नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोप लंबे समय तक शांति चाहता था। उसके बाद युद्धों की पुनरावृत्ति रोकना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, उदारवाद और राष्ट्रवाद का दमन होता है। यानी क्रांति के दौरान पहले उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों को नियंत्रित करना ही इसका महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। विद्यार्थियों कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अभी क्लास कहां से देख रहे हैं, यानी आपका गांव कौन सा है, आप कौन सी कॉलेज से क्लास देखते हैं, और आपके जो पीछे एग्जाम हुए या मान लो आगे होने वाले, या फर्स्ट सेमेस्टर में आपने अगर हमसे तैयारी की है, यानी पीडीएफ नोट्स या क्लासेस के माध्यम से या गेस्ट पेपर के माध्यम से आपको कैसी हेल्प मिलती है। आप सभी विद्यार्थी एक रिस्पॉन्स के आधार पर, रिकमेंडेड के आधार पर या अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से हमें बताएं, ताकि जो भी विद्यार्थी अभी वीडियो देख रहे हैं या जो आने वाले नए विद्यार्थी वीडियो देखेंगे उनको एक ऐसा मोटिवेशन मिले कि वास्तव में एक क्लास उपयोगी रहने वाली। क्योंकि आप अगर सहयोग प्रदान करेंगे, आपका अगर सपोर्ट होगा, तभी क्लास नंबर 1 होगी। फिर राजतंत्र व्यवस्था कमजोर करना, फिर उसके बाद पॉइंट आता है जन आंदोलन को रोकना, फिर आता है यूरोप का पुनर्गठन, यानी राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं को पुनर्निर्धारित करना ही कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। वियना कांग्रेस के प्रमुख निर्णय क्या थे? तो फ्रांस के संबंध में निर्णय, यानी फ्रांस को उसकी पुरानी सीमाओं तक सीमित कर दिया गया, उस पर भारी क्षतिपूर्ण लगाई गई, उसके चारों मजबूत राज्यों की स्थापना होती है, नीदरलैंड का निर्माण होता है, यानी बेल्जियम और हॉलैंड को मिलाकर एक नए राज्य बनाया जाता है। उद्देश्य होता है फ्रांस के उत्तर में एक मजबूत बाधा तैयार करना। जर्मनी का पुनर्गठन होता है, यानी जर्मनी को एक राष्ट्र नया बनाकर 39 राज्यों का संघ बनाया जाता है। इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया को दी जाती है। फिर इटली का पुनर्गठन होता है, यानी इटली को नई छोटे राज्यों में विभाजित कर देता है और ऑस्ट्रिया को प्रभाव बढ़ाया जाता है। फिर रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया को लाभ मिलता है, यानी रूस को पोलैंड का एक बड़ा भाग मिलता है और पर्सा को राइन क्षेत्र मिल जाता है। आपको क्लास समझ में आती है क्या? यानी अभी आप जो भी विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी देख रहे हैं, चाहे हजारों की संख्या में देखे, चाहे मात्र 100 की संख्या में देखे या लाखों की संख्या में देखे, आप विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है कि यार आपको कितनी हेल्पफुल क्लास रहती है, आपके एग्जाम के लिए कितनी रहती है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आप बताओगे तभी और विद्यार्थियों की क्लास जाएगी और वो आपसे मोटिवेशन होकर क्लास को देखने आएंगे। विद्यार्थियों अगला प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। विद्यार्थियों इटली और जर्मनी का एकीकरण 19वीं शताब्दी में यूरोपीय राजनीति को 2 अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाएं थी। दोनों ही प्रक्रियाएं राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित थी, किंतु उनके तरीके, नेतृत्व और परिस्थितियां अलग अलग थी। नीचे इनके कुछ तुलनात्मक अध्ययन है जिसके अंदर बात करते हैं। यानी 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसने छोटे छोटे राज्यों को एकजुट मिलाकर शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित किया था। यानी इटली और जर्मनी दोनों ही अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे जिन्हें एकीकृत करने के लिए प्रयास किया गया था। पहला पॉइंट है प्रारंभिक स्थिति, यानी इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, जैसे सार्डिनिया, पिडमांट, नेपल्स, सिसिली, लोम्बार्डी, वेनिस। इस पर ऑस्ट्रिया का गहरा प्रभाव था। जर्मनी 39 राज्यों का समूह था जिसे जर्मन संघ कहा जाता है, यानी इसमें पर्सा और ऑस्ट्रिया प्रमुख शक्तियां थी। तुलना की बात करें, यानी दोनों क्षेत्रों में राजनीतिक विघटन था, लेकिन जर्मनी में पर्सा एक शक्तिशाली राज्य के रूप में मौजूद था, जबकि इटली में ऐसा कोई एक मजबूत नेतृत्व प्रारंभ नहीं था। नेतृत्व की बात करें, लीडरशिप की, इटली का नेतृत्व, इटली के एकीकरण में 3 प्रमुख व्यक्तियों की भूमिका रही थी, जिसके अंदर राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार होना, कूटनीतिक नीतियां बनाना, सैन्य अभियान। यानी जर्मनी का नेतृत्व, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख नेतृत्व प्रमुख रूप से पर्सा के प्रधानमंत्री ने किया था। यानी तुलना, इटली के एकीकरण बहु नेतृत्व के माध्यम से हुआ, जबकि जर्मनी का एकीकरण मुख्यतः एक व्यक्ति बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था।
एकीकरण की विधि थी क्या थी? तो इटली का एकीकरण कूटनीति, जन आंदोलन, युद्ध के विस्तरण से हुआ। मैजरीन ने जन चेतना जगाई थी। केवूर ने फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को हराया और गैरीबाल्टी ने सिसिली और नेपल्स पर कब्जा कर लिया था। जर्मनी की बात करें, जर्मनी का एकीकरण रक्त और लौह के नीति के तहत हुआ था, यानी ब्लड एंड आयरन। उसने बिस्मार्क ने 3 प्रमुख युद्धों के माध्यम से एकीकरण किया। डेनमार्क का युद्ध 1864, ऑस्ट्रिया युद्ध 1866, फ्रांस परसा युद्ध 1870 से 71। फिर इटली में जन आंदोलन और कूटनीति का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। फिर आता है बाहरी शक्तियों की भूमिका, जिसके अंदर इटली के एकीकरण में फ्रांस ने सहायता की थी, विशेष रूप से ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। तो बाहरी शक्तियों की भूमिका के अंदर बात करते हैं, यानी इटली के एकीकरण में क्या होता है, फ्रांस ने सहायता की थी, विशेष रूप से ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। फिर जर्मनी में क्या होता है कि जर्मनी के एकीकरण के बाहरी शक्तियों की भूमिका सीमित रही थी, यानी बिस्मार्क ने चतुराई से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को लाभ उठाया और अन्य देशों को अलग अलग तलक रखा था। फिर तुलना की बात करें तो राष्ट्रवाद की भूमिका कैसे, यानी इटली में राष्ट्रवाद की भावना को मैजिनी जैसे विचारकों ने बढ़ावा दिया, जिससे जनता में एकता की भावना उत्पन्न हुई। जर्मनी में राष्ट्रवाद था, लेकिन इसे बिस्मार्क ने राजनीतिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया था। फिर तुलना की बात करें, इटली में राष्ट्रवाद अधिक भावनात्मक और जन आधारित था, यानी जबकि जर्मनी में क्या होता है, ये व्यापारिक और रणनीतिक था। परिणाम देखें तो 1861 में इटली का एकीकरण होता है और विक्टर इमैनुएल द्वितीय को राजा बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? विक्टर इमैनुएल को। जर्मनी में ये होता है 1871 में जर्मनी का एकीकरण होता है और विलियम प्रथम को सम्राट घोषित करता है। यानी तुलना की बात करें तो जर्मनी का एकीकरण अधिक संगठित और शक्तिशाली रूप के उभरा, जबकि इटली के बाद कई आंतरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर एकीकरण के बाद स्थिति कैसी होती है, तो आर्थिक असमानता, उत्तर से दक्षिण में अंतर और राजनीतिक अस्थिरता होती है। शक्तिशाली औद्योगिक और सैन्य राष्ट्र होते हैं। यूरोप की तुलना में अन्य भूमिका देखने को मिलती है। तुलना जर्मनी एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा, जबकि इटली को स्थिरता पाने में समय लगा था। फिर निष्कर्ष ये है कि इटली और जर्मनी दोनों का एकीकरण राष्ट्रवाद की प्रेरणा से हुआ था, लेकिन उनकी प्रक्रिया भिन्न थी। इटली का एकीकरण जन आंदोलन, कूटनीति और युद्ध के संयुक्त प्रयासों का परिणाम था, जबकि जर्मनी का एकीकरण मुख्यतः सैन्य शक्ति और बिस्मार्क की कुशल कूटनीति का परिणाम था। इस प्रकार जहां इटली का एकीकरण आदर्शवादी और बहुआयामी था, वहीं उसका एकीकरण व्यवहारिक और संगठित शक्तिशाली नेतृत्व के रूप में संपन्न हुआ था। दोनों ही प्रक्रियाओं ने आधुनिक यूरोप के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है कि पूर्वी समस्या क्या थी, ईस्टर्न क्वेश्चन क्या थी। क्रीमिया युद्ध, बर्लिन समझौते के संदर्भ में स्पष्ट वर्णन कीजिए। तो 19वीं शताब्दी का यूरोप अनेक राजनीतिक, सामरिक और कूटनीतिक संघर्षों से भरा हुआ था। इन संघर्षों में पूर्वी समस्या एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय थी, जिसने यूरोप की शक्तियों को लंबे समय तक उलझाए रखा। और ये समस्या मुख्यतः ओटोमन तुर्की साम्राज्य के वेतन और उसके क्षेत्रों तक यूरोपीय शक्तियों की प्रतिस्पर्धा से संबंधित थी। क्रीमिया युद्ध और बर्लिन समस्या, इन समस्या के दोनों महत्वपूर्ण चरण थे, जिसके माध्यम से इस प्रश्न की जटिलता और गहराई को समझा जा सकता है। पूर्वी समस्या क्या थी, तो छोटा वाला क्वेश्चन अभी 2 नंबर भाग अक्सर पूछा जाता है कि पूर्वी समस्या क्या थी, बताइए। तो पूर्वी समस्या से आज से उस स्थिति से जहां ओटोमन साम्राज्य एक प्रमुख पतन के कारण उत्पन्न हुई थी। जैसे जैसे ये साम्राज्य कमजोर होता गया, तो जैसे जैसे वैसे वैसे यूरोप की शक्तियां उसके क्षेत्रों में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगी। ओटोमन साम्राज्य को उस समय यूरोप का बीमार व्यक्ति यानी सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता है। इस समस्या के प्रमुख तत्व थे, जिसके अंदर बाल्कन क्षेत्र में देशों की स्वतंत्रता की आकांक्षा करना, रूस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और फ्रांस की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं, भूमध्य सागर और काला सागर पर नियंत्रण का प्रश्न, ईसाई प्रजा के अधिकारों की रक्षा का मुद्दा होना। संक्षेप में पूर्वी समस्या यूरोप की शक्तियों के बीच शक्ति संतुलन स्थापित करने का, ओटोमन साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न परिस्थितियों को नियंत्रित करने का प्रयास थी। फिर आता है क्रीमिया युद्ध और पूर्वी समस्या। तो पूर्वी समस्या का पहला बड़ा सैन्य राज्य उपरोक्त था। इसमें पूर्व प्रमुख रूप से यूरोपीय शक्तियां सीधे गई थी। यानी क्रीमिया युद्ध के परिणाम क्या थे, रूस की विस्तारवादी नीति, यानी रूस काला सागर और भूमध्य सागर की ओर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। दूसरा था धार्मिक विवाद, यानी पवित्र स्थलों और ईसाई संप्रदायों के अधिकारों को लेकर रूस और फ्रांस में विवाद हुआ। तीसरा था ओटोमन साम्राज्य को कमजोरी, यानी तुर्की की कमजोरी स्थिति में अन्य शक्तियों को स्टेप का अवसर मिल गया था। चौथा क्या था, ब्रिटेन और फ्रांस की चिंता, यानी वे नहीं चाहते थे कि रूस अत्यधिक शक्तिशाली बन जाए। फिर रूस की प्रमुख घटनाएं कौन सी है कि रूस ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया, ब्रिटेन और फ्रांस ने रूस का समर्थन किया, क्रीमिया प्रायद्वीप में भीषण युद्ध हो गया था। क्रीमिया युद्ध के परिणाम क्या थे, 1856 में काला सागर को तटस्थ घोषित किया गया, रूस की शक्ति सीमित कर दी गई, उसके साथ रूस की पराजय होती है, ओटोमन साम्राज्य का स्थायी संरक्षण होता है, यूरोप में शक्ति संतुलन होता है। और बर्लिन समझौता 1878 की बात करें तो पूर्वी समस्या का दूसरा महत्वपूर्ण चरण था, जहां कूटनीति के माध्यम से समाधान खोजने का प्रयास किया गया था। 1877 से 78 में रूस और तुर्की के बीच युद्ध हुआ और रूस ने भी माध्यम से बाल्कन में अपना प्रभाव बढ़ा लिया था। इससे अन्य यूरोपीय शक्तियां चिंतित हो गई थी। उसके बाद में बर्लिन कांग्रेस के प्रमुख नेता कौन थे, सम्मेलन के संचालक थे ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और अन्य शक्तियों के प्रतिनिधि। यानी बर्लिन समझौते की प्रमुख शर्तें क्या थी, बाल्कन राज्यों की स्वतंत्रता, यानी सर्बिया, रोमानिया और मोंटेनेग्रो की स्वतंत्रता मिल जाती। फिर बुल्गारिया का विभाजन होने, इसे 3 भागों में बांटा गया, जिससे रूस का प्रभाव कम हुआ, ऑस्ट्रिया का प्रभाव बोस्निया और हर्जेगोविया पर
ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित हुआ। ब्रिटेन का लाभ, साइप्रस पर ब्रिटेन का नियंत्रण बढ़ा। बर्लिन समझौते के परिणाम क्या थे? तो रूस की निराशा, बाल्कन में अस्थिरता, यूरोप में तनाव, भविष्य के मुद्दों की नींव और क्रीमिया। और आप इस सारणी को अच्छे से पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट समग्र विश्लेषण भी आप देख लेना। चलते हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साम्राज्यवाद के कारणों एवं एशिया अफ्रीका पर उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को आप देख लेना अच्छे से। हम चलते हैं सीधे अगले क्वेश्चन की ओर विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वार फर्स्ट के कारणों परिणामों का विश्लेषण कीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 आधुनिक विश्व इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विनाशकारी घटना थी, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को गहराई से प्रभावित किया था। ये युद्ध केवल यूरोप तक सीमित नहीं था, बल्कि धीरे धीरे एक वैश्विक संघर्ष बन गया था। इस युद्ध के पीछे अनेक दीर्घकालिक तत्कालीन कारण थे, जिसके परिणामों में विश्व व्यवस्था को बदल दिया था। फिर आता है प्रथम विश्व युद्ध के कारण। तो कॉसेस ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, यानी एक तो दीर्घकालीन कारण है, फिर आता है तत्कालीन कारण। बात करते हैं, पहला पॉइंट है राष्ट्रवाद। कौन सा है? राष्ट्रवाद क्या होता है? तो 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रवाद की भावना अत्यंत प्रबल हो गई थी। जर्मनी और इटली के गिरने के बाद राष्ट्रवाद ने आक्रामक रूप ले लिया था। बाल्कन क्षेत्र में विभिन्न जातियां, सर्ब, क्रोएट, स्लाव आदि स्वतंत्र चाहती थी। सर्बिया, ग्रेट सर्बिया का सपना देख रहा था, जिसने ऑस्ट्रिया हंगरी को चिंतित किया था। ठीक है, उसके बाद में साम्राज्यवाद की बात करें तो यूरोपीय शक्तियां एशिया और अफ्रीका में अपने उपनिवेशों का विस्तार कर रही थी। ब्रिटेन और फ्रांस के पास विशाल साम्राज्य थे। जर्मनी भी उपनिवेशों की दौड़ में शामिल हो गया था, जिससे प्रतिस्पर्धा और भी ज्यादा बढ़ गई थी। इस प्रतिस्पर्धा ने आपसी अविश्वास और संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी थी। सैन्यवाद क्या है? तो सैन्यवाद यूरोप के देशों ने अपनी सैन्य शक्ति को अत्यधिक बढ़ा लिया था, जिसने हथियारों की होड़ हो गई थी। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच नैसर्गिक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। युद्ध को समस्याओं के समाधान का माध्यम बना के लगा। इससे युद्ध का वातावरण और भी ज्यादा तैयार हो गया था। गुटबंदी क्या है? यानी अलायंस सिस्टम, यानी यूरोप दो प्रमुख गुटों में बढ़ गया था, त्रिगुट और त्रिसमझौता, जिसके अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। ठीक है, इन गुटों के कारण एक देश के संघर्ष में अन्य देश भी शामिल हो जाते। इसको हमने पढ़ लिया था। फिर आता तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण में 28 जून 1914 को क्या होता है कि ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की सोराजोवा ने हत्या कर दी थी। हत्या एक सर्ब राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया और युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद गुटबंदी के कारण अन्य देशों भी युद्ध में कूद पड़े और यह विश्व युद्ध बन गया था। फिर युद्ध की घटना क्या है कि 1914 युद्ध की शुरुआत होती है। 1915-16 खाई युद्ध होता है। 1917 के अंदर क्या होता है? रूस युद्ध से बाहर हो गया। 1917 में अमेरिका का युद्ध में प्रवेश होता है। 1918 में जर्मनी की हार और युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर आता है प्रथम विश्व के परिणाम क्या होते हैं? तो राजनीतिक परिणाम है, जिसके अंदर जर्मन साम्राज्य, ओटोमन हंगेरियन साम्राज्य होता है, ओटोमन साम्राज्य, रूसी साम्राज्य। इसके स्थान पर नए राज्यों का उदय होता है। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, वर्साई की संधि होती है, जिसके तहत 1919 में, जिसके तहत क्या होता है? जर्मनी की कठोर शर्तें लगाई जाती है, भारी युद्ध क्षतिपूर्ति होती है, सैन्य शक्ति पर प्रतिबंध होता है। इस संधि से जर्मनी में असंतोष बैठ जाता है और आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बन जाता है। फिर आता है राष्ट्र संघ का स्थापना, यानी विश्व शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, लेकिन ये संगठन प्रभावी नहीं रहता है। आर्थिक परिणाम भी होता है, यानी युद्ध की यूरोप की जो अर्थव्यवस्था होती है पूरी तरह नष्ट हो जाती है। उद्योग, व्यापार और कृषि पर भारी प्रभाव देखने को मिलता है। अमेरिका एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर आता है। युद्ध ने वैश्विक आर्थिक असंतुलन को जन्म दिया। सामाजिक कारण की बात करें, परिणाम की बात करें, लाखों लोगों की मृत्यु, घायल होने से समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। महिलाओं की भूमिका में बदलाव आता है, कार्य क्षेत्र में बदल जाता है। फिर आता है वैचारिक परिणाम, यानी साम्यवाद का प्रसार होता है। विशेषकर रूप से रूस में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव देखने को मिलता है, यानी यूरोप की शक्ति कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। अमेरिका और जापान का प्रभाव बढ़ जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थिति अस्थिरता बढ़ती है। द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है, यानी वर्साई की संधि की कठोर शर्तों ने जर्मनी को अपमानित किया था। आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता ने चरम पद को जन्म दिया। यही परिस्थितियां आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बन जाती है। समग्र विश्लेषण आप कर लेना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, रूसी बोल्शेविक क्रांति 1917 के कारणों एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। विद्यार्थियों, हम इस क्लास को यहीं से सुधारेंगे, क्योंकि आपके लिए मैंने लगभग क्वेश्चन करवा दिए आपको, यानी महामैथ क्लास में आपको लगभग क्वेश्चन करवा दिए। बस आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए। बाकी आपको देखो 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, आप पीडीएफ अच्छे से लेकर पढ़ सकते हैं। यानी पीडीएफ लेने उससे ये बेनिफिट होता है कि आप 50 से 60 पेज में अच्छे से उसको कवर करेंगे, यानी आपको कम पेज के अंदर आपको अच्छे से तैयारी होगी। आप एक दिन के अंदर पूरा रिविजन कर सकते हैं, तो आपके लिए क्लास अच्छी रहेगी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्लास कैसी लगी। पूरी क्लास देखें, ध्यान से देखें। एग्जाम से जस्ट पहले आप अगर 2 बार भी देख लेते हैं ना, आपका सिलेबस भी अच्छा होगा, आपका पेपर भी अच्छा होगा। और मेरा ये निवेदन है मैंने आपसे कि जितने विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं, सारे के सारे जितने विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं, अपने कॉलेज के ग्रुप में या अपने साथियों के साथ जितने भी आपके जुड़े हुए हैं उनके साथ शेयर करें। कॉलेज के साथियों के साथ बताएं कि ये क्लास बहुत अच्छी आती है। चैनल का नाम आप सभी को पता होगा, क्योंकि आप बहुत सालों से जुड़े हुए हैं या कुछ विद्यार्थी अभी जस्ट जुड़े हैं। ठीक है, एसपी क्लासेस बीकानेर।
क्या करना है आपको, एसपी क्लासेस बीकानेर को सब्सक्राइब करना है और सारी क्लास आपके लिए 3rd सेमेस्टर 4th में 5th में 6th में नई नई क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे। और जितना आप सपोर्ट करते जितना आप ज्यादा जुड़ोगे ना, आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाएंगे। हो सकेगा तो अगले सेमेस्टर में क्या पता हम कैसी क्लासेस लाए, यानी आपको और भी ज्यादा यूजफुल महसूस हो। तो इसके लिए आप जुड़े रहें, अपने साथियों को शेयर करें। बाकी हो सकेगा तो आपके लिए व्हाट्सएप चैनल पर हम और भी ज्यादा उपलब्ध करवा देंगे। तो व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें। कैसे ज्वाइन करना, इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, यानी डिस्क्रिप्शन किसके होता है, आपने जब ये लाइक किया ना उसके अंदर आपको ऊपर दिख रहा है वो ऑप्शन, वहां से आप सीधे डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, या जो कमेंट होते हैं, कमेंट करने के बाद ऊपर ही ऊपर जो टॉप कमेंट है ना, वहां से व्हाट्सएप चैनल की लिंक डाल रखी है, वहां से सीधे आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको वहां से जो विश्व इतिहास है या कोई भी सब्जेक्ट है उसका गेस पेपर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, गेस पेपर, और वहां से आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो जितने विद्यार्थी जल्दी से व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल भी अपना एसपी क्लासेस बीकानेर श्याम सर के नाम से, तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। आशा करता हूं सारे विद्यार्थी लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऑल द बेस्ट विद्यार्थियों।